क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने वाले इंसान को एक टाइम पर बैंकरप्सी जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी की जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है 1921 में एक विजनरी और टैलेंटेड बंदा जिसका नाम था वॉल्ट डिज्नी, जो खुद का एक इंडिपेंडेंट एनिमेटेड स्टूडियो शुरू करता है जिसका नाम वो रखता है लाफ-ओ-ग्राम स्टूडियो। और इसके बनाए हुए शोज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसकी वजह से 2 साल के अंदर इस स्टूडियो को बंद करना पड़ता है। We're broke. पर वॉल्ट डिज्नी कहाँ रुकने वाले थे। अपने भाई रॉय डिज्नी को साथ लेकर बनाते हैं एक न्यू एनिमेटेड कंपनी जिसका नाम वो रखते हैं डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो। और आने वाले सालों में काम ठीक ठाक ही चल रहा होता है, पर वॉल्ट ने 1928 में बनाई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मतलब चूहा, नाम था मिकी माउस। और मुझे मिकी माउस की पॉपुलैरिटी शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, आज भी तुम मिकी माउस को हर जगह देख सकते हो, स्कूल बैग्स पर, टिफिन बॉक्सेस पर, कपड़ों पर और बाकी जगह भी। तो मिकी माउस के सक्सेसफुल होने के बाद डिज्नी सोचता है अपनी फर्स्ट थिएट्रिकल मूवी रिलीज करने की, और उनकी ये तमन्ना पूरी होती है 1937 में स्नो वाइट एंड दी सेवन ड्वार्फ्स के साथ। और इस मूवी पर डिज्नी ने बहुत पैसा लगाया था, मतलब अगर ये फ्लॉप होते तो डिज्नी बैंकरप्सी सिचुएशन में फंस जाता। पर वो फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित होती है और दबा के पैसे छापती है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनीज बर्बाद हो गई, पर डिज्नी उस टाइम पर देशभक्ति और प्रोपेगेंडा से भरी हुई मूवीज बनाकर जैसे तैसे सर्वाइव कर जाता है। फिर 1995 में वॉल्ट एक और जुआ खेलते हैं जिसका नाम था डिज्नी लैंड। इसको बनाने में सच में डिज्नी का दिवाला निकल जाता है और बैंक्स भी लोन देने से मना कर देते हैं। और फिर डिज्नी डील करता है टीवी चैनल्स के साथ और फंड्स इकट्ठा करता है। फिर डिज्नी लैंड की कंप्लीशन के बाद वही टीवी चैनल्स डिज्नी लैंड का दबाकर प्रमोशन करते हैं और जनता को भी डिज्नी लैंड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर 1996 में वॉल्ट डिज्नी चल बसते हैं और वॉल्ट डिज्नी एक विजनरी बंदे थे, तो सबको लगता है कि अब डिज्नी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और लोग सही भी थे, क्योंकि 1970 से 1985 तक डिज्नी की बहुत सारी मूवीज फ्लॉप जाती हैं और यंगर जनरेशन को लगता है कि डिज्नी की मूवीज अब ओल्ड फैशन हो चुकी हैं और इन्वेस्टर्स भी डिज्नी पे इन्वेस्ट करने से पीछे हटने लगते हैं और सबको लगता है कि डिज्नी कभी भी रातों रात बिक सकता है। पर 1984 में माइकल इस्नर सीईओ बनते हैं डिज्नी के और डिज्नी को वापस ट्रैक पर लेके आते हैं। फिर मूवीज जैसे कि द लिटिल मरमेड, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन, द लायन किंग जैसी क्लासिकल मूवीज डिलीवर करते हैं और यहाँ से कमबैक हो जाता है। पर जैसे खुशियाँ ज्यादा देर नहीं रहती वैसे ही ये कमबैक भी ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि डिज्नी हेवीली डिपेंडेंट था एनिमेटेड मूवीज के ऊपर और मार्केट में एंट्री हो चुकी थी पिक्सर स्टूडियोज की। फिर 1995 से 2005 तक पिक्सर और डिज्नी में एक तरफा कंपटीशन चल रहा है जिसमें पिक्सर मूवीज डिज्नी मूवीज को बिल्कुल आउटडेटेड कर देती है। उस टाइम पीरियड में फाइंडिंग नीमो, टॉय स्टोरी, द इनक्रेडिबल्स, द बग्स लाइफ, टॉय स्टोरी 2, मॉन्स्टर आईएनसी जैसी मूवीज बनाकर पिक्सर ऑडियंस का बिल्कुल टेस्ट चेंज कर देता है। डिज्नी वहीं 2D एनिमेशन से अपना घर चला रहा था और यहाँ पर पिक्सर 3D एनिमेशन और साथ में एकदम यूनिक स्टोरी लाइन के साथ मूवीज बना रहा था और सबको लगता है कि डिज्नी की यहाँ पर हार हो चुकी है। पर फिर एंट्री होती है बॉब आइगर की, जो सीईओ बनते हैं डिज्नी के 2005 में, और वो एक बहुत पुरानी और पॉपुलर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि दुश्मन से अगर नहीं जीत सकते तो दुश्मन के साथ मिल जाओ। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत बॉब आइगर मिलते हैं स्टीव जॉब्स से, जो कि उस टाइम पिक्सर के ओनर थे, और उनसे पिक्सर खरीद लेते हैं मात्र $7.4 बिलियन में। उस टाइम स्टीव जॉब्स पिक्सर के 50% शेयर होल्ड करते थे, तो उन्हें इस अमाउंट का 50% मिलता है और साथ में 7% शेयर डिज्नी में, जो कि स्टीव को उस टाइम पर लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर बनाते हैं डिज्नी का। और डिज्नी इसी डेडली स्ट्रेटेजी को आगे भी यूज करता है। 2009 में मार्वल को खरीद लेता है, फिर 2012 में लुकास फिल्म को खरीद लेता है और फिर 2019 में ऑलमोस्ट पूरे फॉक्स स्टूडियोज को खरीद लेता है। डिज्नी का प्लान साफ था, मार्केट से कंपटीशन खत्म कर दो।
रेस में अगर अकेले भागेंगे तो जीतेंगे ही ना। और ये स्ट्रेटेजी डिज्नी को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बना देती है। तो 2006 के बाद पिक्सर और डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो दोनों बहन भाई बन जाते हैं। तो डिज्नी पिक्सर के रिसोर्सेज यूज करता है खुद की एनिमेशन मूवीज सुधारने में। उसके बाद डिज्नी टैंगलैंड, फ्रोजन, रैकेट, रैल्फ, बिग हीरो 6, ज़ूटोपिया, मोआना जैसी मूवीज बनाता है। और दूसरी तरफ पिक्सर भी अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह निभाता है बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स बनाकर, जैसे कि कार्स 2, टॉय स्टोरी 3, 4, इनसाइड आउट, फाइंडिंग डोरी एंड ऑनरेबल मेंशन कोको। और ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।